हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि 500 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा करी गई। तो 500 जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट है ये स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो ये घोषणा करी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने घोषणा करी है कि अब दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इसके द्वारा ये क्या होगा कि लगभग 100 स्थानों पर ये सारे के सारे चार्जिंग पॉइंट जो है 500 चार्जिंग पॉइंट जो है ये स्थापित किए जाएंगे। अब इनके स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? देखिएगा, इसका उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गाड़ियों का इलेक्ट्रॉनिक होना बहुत जरूरी है। तो इसी दिशा में कदम उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक घोषणा करी गई है कि दिल्ली में अब 500 नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। बात करते हैं दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। और जो यहां से एक बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल जो हैं वे दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की राजभाषा कौन सी है? तो दिल्ली की राजभाषा जो है वो हिंदी है। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। इसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि बंगाल में मूल ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। बंगाल में मूल ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मूल ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया कि केवल मूल ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ में जो एलपीजी आयात टर्मिनल है इसका भी उद्घाटन किया गया है। और इसके साथ साथ में 348 किलोमीटर लंबी डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड भी देश को समर्पित की गई है। तो ये सारी बातें थी जो यहां से पढ़ी। अभी यहां से एक प्रश्न पढ़िएगा कि ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल में योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये भारतीय बंगाल प्रांत था जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। और अगर हम पश्चिम बंगाल के पड़ोसी क्षेत्रों की बात करें तो इसके पड़ोस में नेपाल है, सिक्किम है, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार है। बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल की राजधानी की तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो है कोलकाता में। इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें 23 जिले हैं और यहाँ की मुख्य भाषा वैसे तो बांग्ला है। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी। और वर्तमान में ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी बातें हमने पश्चिम बंगाल से पढ़ी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि अगरतला से हावड़ा के लिए किसान विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। देखिएगा कि ये अगरतला से हावड़ा के लिए जो किसान विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है ये किसके द्वारा लिया गया है? ये लिया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR के द्वारा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा ये जो फैसला है ये लिया गया है। ये ट्रेन साप्ताहिक रूप से चलेगी और गुरुवार को अगरतला से रवाना होगी और शनिवार को शियालदह पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से जो किसान है, किसानों की फसलों को, क्योंकि इस प्रकार से जो सब्जियां होती है उन सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सकेगा। किसानों की सब्जियां जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगी ताकि उनको खराब होने से भी बचाया जा सके और किसानों को पूरा लाभ मिल सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे फैसले लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, क्योंकि ये तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा शुरू करी गई है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है मालेगांव, गुवाहाटी में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 15 जनवरी 1958 को करी गई थी। 15 जनवरी 1958 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की स्थापना जो थी वो भी करी गई थी। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। इसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है कि महाराष्ट्र राज्य की प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं?
महाराष्ट्र राज्य की प्रदेश कांग्रेस समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अब इसके अध्यक्ष बने हैं नाना पटोले। नाना पटोले को महाराष्ट्र राज्य की प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा करी गई है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है। उन्होंने 4 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात अब वो इस महाराष्ट्र राज्य की कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने बाला साहेब थोरात से पद प्राप्त किया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो महाराष्ट्र की प्रदेश कांग्रेस समिति है इसके अन्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन कौन है? तो सबसे पहले शिवाजी मोघे, दूसरे हैं चंद्रकांत हांडोरे और तीसरे हैं प्रणीति शिंदे। ये तीनों जो हैं ये अन्य कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही थी तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र जो है इसका गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया था और इसी के बाद 1 मई से महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र राज्य की 2 राजधानियां हैं। सबसे पहले मुंबई और दूसरी है शीतकालीन राजधानी है नागपुर में। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? तो महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। और बात करते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैंने आप सभी के सामने यहां से लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला जो देश का पहला जो राज्य बना है वो कौन है? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो बना है अब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जिसने राज्य में ई कैबिनेट को शुरू किया है। ई कैबिनेट के द्वारा क्या होगा कि ई कैबिनेट जो है ये आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे कामकाज जो है वो कागज रहित किए जाएंगे, ताकि क्योंकि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सबसे कम स्पर्श हो सके एक दूसरे व्यक्ति का और कोरोना वायरस के फैलने को बचाया जा सके। इसी क्षेत्र में ये कार्य किया गया है। बात कर लेते हैं कि ई कैबिनेट का उद्घाटन किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जानकारियां थी यहां से, लेकिन एक छोटी सी बात और है कि ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारियां हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो सबसे पहले ये शिमला और दूसरी राजधानी जो है वो धर्मशाला है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जिले कितने हैं? 12। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। और एक बात और भी है कि हिमाचल प्रदेश जो है इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री के बारे में हम बता चुके हैं कि भाजपा पार्टी के जयराम ठाकुर। इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आपके सामने यहां से स्क्रीन पे लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि झारखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? झारखंड राज्य के जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो बने हैं हफीजुल हसन। हफीजुल हसन जो है वे अब झारखंड के कैबिनेट मंत्री बने हैं। वे स्वर्गीय कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। और यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जो हाजी हुसैन अंसारी थे उनकी मृत्यु अक्टूबर 2020 में कोरोना वायरस के कारण हो गई थी, जिसके बाद हफीजुल हसन को अब झारखंड का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CGTN, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क जो है इसके प्रसारण लाइसेंस को रद्द किया गया। इसका प्रसारण लाइसेंस जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये ब्रिटिश मीडिया नियामक ऑफकॉम के द्वारा। ऑफकॉम ने इसके जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया है। अब देखिएगा ये CGTN का लाइसेंस रद्द किया गया। तो CGTN के बारे में बढ़ते हैं। CGTN की फुल फॉर्म पहले पढ़ेंगे कि चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क। तो ये बातें यहां से इसकी फुल फॉर्म से पढ़ी। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी।
इसे चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा संचालित किया जाता है। तो अगर ये बात पूछी जाए कि सीजीटीएन को किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसे चाइना सेंट्रल टेलीविजन के द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आपके सामने यहां से लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि तीसरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो तीसरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो इसका आयोजन जो है ये 5 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है। इसमें 32 बांग्लादेशी फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, तो हसीना ए डॉटर्स टेल जो थी वो इसकी उद्घाटन फिल्म थी। ये प्रधानमंत्री शेख हसीना के जीवन पर आधारित है और इसी बात को आधार मानते हुए इस फिल्म का पूरा चित्रण किया गया है। उसके पश्चात 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। 9वां प्रश्न है कि चाह बागीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन। चाह बागीचा धन पुरस्कार जो मेला है ये 6 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित किया गया। बात कर लेते कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया था। और चाय बागानों से जुड़े लगभग 7.5 लाख लोगों को रुपए 3000 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई इसमें। और अगर क्योंकि ये तीसरा पुरस्कार मेला था, सबसे पहला 17-18 में हुआ था, दूसरा 18-19 में हुआ और इसके पश्चात अब ये तीसरा चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला था जिसका अब आयोजन किया जा रहा है। उसके पश्चात अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू करने की जो घोषणा है ये किसके द्वारा करी गई है, ये आईआरसीटीसी के द्वारा ये घोषणा करी गई। तो आईआरसीटीसी मतलब क्या है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। ये मार्च 2021 तक पूरी होगी, जो लोगों को मोबाइल के माध्यम से ही बस टिकट के बुक करने में सक्षम बनाती है। उसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसके बारे में थोड़ी जानकारी है क्योंकि ये आईआरसीटीसी के द्वारा शुरू करी गई है। तो आईआरसीटीसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय जो है इसका ये है नई दिल्ली में। एक आखिरी सा प्रश्न यहां से है कि चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है, तो महेंद्र प्रताप मौल जो हैं वे आईआरसीटीसी के एमडी और चेयरमैन हैं। इस प्रकार से पूरी बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद आज का प्रश्न बढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, तो आज का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आप लोगों ने स्क्रीन पे दिए 4 ऑप्शन में से एक सही सटीक आंसर चुनकर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके पश्चात बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ कि कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है। तो आप सभी का सही जवाब आया कि 10.5% वृद्धि का अनुमान इस वित्त वर्ष 2021-22 में लगाया गया है। तो ये जानकारियां थी जो कि आज की वीडियो से मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ को आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से आप इसके डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।